नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है डीबीएमएस के इस नए वीडियो में। इसमें हम ग्रेडेड असाइनमेंट 2 को समझने की कोशिश करेंगे। ग्रेडेड असाइनमेंट 2 के सॉल्यूशन को एक्सप्लेन करेंगे और देखेंगे कहाँ पे ये गलत हो रहा है या सही हो रहा है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कंसीडर द थ्री रिलेशन गिवन बिलो। नोट दैट द प्राइमरी कीज आर अंडरलाइन। ओके, प्राइमरी की अंडरलाइन किया हुआ है। एम्प्लॉयज है, टेबल है, इसमें एम्प्लॉय नेम, कॉन्टैक्ट नम और सैलरी है। टास्क असाइनमेंट है रिलेशन जिसमें है एम्प्लॉय नम, टास्क ड्यूरेशन। ओके, देन टास्क करके एक रिलेशन है जिसमें टास्क नम और लोकेशन। करेक्ट, सेलेक्ट द लीस्ट ऑफ पॉसिबल फॉरेन कीज फॉर द गिवन रिलेशंस। कौन कौन से फॉरेन कीज हो सकते हैं इन रिलेशंस में? तो हमें देख रहे हैं कि एक एम्प्लॉयज का है रिलेशन, बिल्कुल सेपरेट। दूसरा टास्क का है, और जो टास्क असाइनमेंट है इसमें एम्प्लॉयज से भी कॉलम रेफर किया गया एम्प्लॉय नम, और टास्क नम रेफर किया गया टास्क से। तो इसमें जो एम्प्लॉय नम है ये एज ए फॉरेन की काम करेगा क्योंकि इसका रेफरेंस होगा एम्प्लॉयज टेबल। और जो टास्क नम करके एट्रीब्यूट है ये भी एक फॉरेन की होगा जिसका रेफरेंस होगा टास्क रिलेशन। तो दो इसमें फॉरेन की हो रहे हैं, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय नम और टास्क नम। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। एम्प्लॉय नम और टास्क नम फॉरेन की हैं क्योंकि ये रेफर कर रहे हैं दूसरे रिलेशन को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यूजिंग द टेबल स्टूडेंट्स, ओके, चूज द करेक्ट एसक्यूएल स्टेटमेंट दैट विल रिटर्न द रिजल्टेंट टेबल गिवन इन फिगर 2। ओके, तो फिगर 2 में क्या रिलेशन है? इसमें देखिए रिजल्टेंट टेबल है और इसमें एज, कंट्री और काउंट दिया है। इसमें एज है, कंट्री है, काउंट नहीं है। तो काउंट किस चीज़ का है ये? हमें तो पहले ये समझना पड़ेगा कि काउंट किस चीज़ का है। फिर इसमें कोई ऐसा असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर तो नहीं लग रहा। एज में भी कोई असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर है, हो सकता है। एज में 13 13 15 16 18, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है। बाकी ये जो कंट्री है इसमें ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, स्कॉटलैंड, जर्मनी, आयरलैंड, ये भी हो सकता है। देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं फिर पता चलेगा। देखिए, पहला कह रहा है कि सेलेक्ट एज, ओके, कंट्री, ओके, काउंट फ्रॉम स्टूडेंट्स, ग्रुप बाय नेम। ओके, देखिए यहाँ पे क्या रहा है कि ग्रुप बाय नेम करिए, नेम से इनकी ग्रुपिंग करिए। तो नेम क्या, एक नेम की कई एंट्रीज हैं। नेम देखिए, माइक, रियान, रॉबर्ट, जैन, फ्रैंक, लूसी, टॉम, सारे नेम अलग अलग हैं। तो हम अगर ग्रुपिंग करेंगे नेम से तो कोई ग्रुपिंग होगा नहीं, सब तो इंडिविजुअल एंट्री होंगी। तो इसमें कोई ग्रुपिंग हो नहीं पाएगी। तो ये ग्रुप बाय नेम जो है ये एक गलत स्टेटमेंट है यहाँ के लिए, क्योंकि नेम से ग्रुपिंग कैसे करेंगे? नेम से तो कोई उसमें ग्रुप बन नहीं रहा। नेक्स्ट कह रहा है कि एज, कंट्री, काउंट फ्रॉम स्टूडेंट्स, ग्रुप बाय एज एंड स्कोर। एज और स्कोर से ग्रुपिंग करना है। ओके, देखते हैं। एज है 13, स्कोर है 70। तो फिर से क्यों है 1370 का? नहीं है। 1595, आई गेस सारे एज एंड स्कोर मिसमैच होंगे, कोई ग्रुपिंग नहीं हो पाएगी। 1676, 1349, कोई 1349 फिर नहीं है। 1693 है या 1676 है। तो एज एंड स्कोर में भी कोई ग्रुपिंग बन नहीं रही। तो ये वाला स्टेटमेंट का भी कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट टाइम कह रहा है कि एज, कंट्री, काउंट फ्रॉम स्टूडेंट्स, ग्रुप बाय एज एंड कंट्री। एज एंड कंट्री यहाँ हो सकता है, ये देखते हैं। एज देखिए 13 है, कंट्री ऑस्ट्रेलिया, फिर से 13 और ऑस्ट्रेलिया। यस, 13 ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे है, 13 जर्मनी है। तो 13 ऑस्ट्रेलिया के कितने लोग हैं? 13 दो हो गए। तो इसलिए एज और कंट्री और ग्रुप बाय जो कह रहा है काउंट करने के लिए, तो वो 13 ऑस्ट्रेलिया के दो हो गए। ओके, देन है फिर, अच्छा, इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी हो सकता है। 13 जर्मनी, 13 जर्मनी का देखिए एक ही हो गए, 13 जर्मनी एक है। फिर है 15 स्कॉटलैंड, तो 15 स्कॉटलैंड का देखिए एक हो गया। एंड 15 स्कॉटलैंड, 15 स्कॉटलैंड का भी एक है। ओके, फिर नेक्स्ट है 16 जर्मनी, 16 जर्मनी का एक है, 16 जर्मनी का दो है, दो एंट्री है, यानी 16 जर्मनी का दो है। इस तरीके से ग्रुपिंग है एज और कंट्री का। और क्या इसमें कंट्री हो गया, काउंट फ्रॉम स्टूडेंट्स, ग्रुप बाय एज कंट्री। तो एज कंट्री से जब हम ग्रुपिंग करेंगे और उनकी जो काउंटिंग लिखेंगे वो यहाँ पे आएगी। थर्ड एट्रीब्यूट वो होगा काउंट, और वो ग्रुपिंग होगी एज एंड कंट्री की। तो ये ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन सही है। फोर्थ ऑप्शन में क्या कर रहा है कि ग्रुप बाय स्कोर एंड कंट्री।
स्कोर और कंट्री से ग्रुपिंग करने के लिए, तो हमें देख रहे हैं सारे स्कोर डिस्टिंक्ट हैं, कोई भी दो स्कोर मैच नहीं कर रहा है, तो एज और इनका स्कोर और कंट्री का भी कोई ग्रुपिंग नहीं होगा, थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है यूजिंग द टेबल स्टूडेंट चूज द करेक्ट एसक्यूएल स्टेटमेंट दैट विल रिटर्न द रिजल्टेंट टेबल गिवन इन फिगर 4। ओके, इसमें रिजल्टेंट क्या आ रहा है, एज और कंट्री आ रही है। ओके, किस हिसाब से आ रही है, कैसे फिल्टरिंग हो रहा है इसमें एज और कंट्री का, आइए ऑप्शंस देख के पकड़ने की कोशिश करते हैं। कह रहा है सेलेक्ट एज कंट्री फ्रॉम स्टूडेंट ऑर्डर बाय स्कोर असेंडिंग। ओके, अगर स्कोर को हम असेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं, यानी कि स्कोर हमारा जो है डिस्टिंक्ट स्कोर है, और असेंडिंग ऑर्डर में लगा करके और फिर उसमें से हम एज और कंट्री को सेलेक्ट करते हैं, तो इसमें रोज भी कम हो रहा है ना, देखो 1 2 3 4 5 6 7 है, और इसमें 1 2 3 4 5 टपल्स हैं, तो किस हिसाब से है। ओके, ऑप्शन पे डाउट कर, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। करेक्ट, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट एज। ओके, कंट्री, ओके, फ्रॉम स्टूडेंट्स ऑर्डर बाय एज असेंडिंग, डिस्टिंक्ट एज को सेलेक्ट किया है, तो डिस्टिंक्ट एज मतलब कितने हैं, देखते हैं एक मिनट। ओपन 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 दिस पेन, खुल जा सिम सिम, खुल जा खुल जा खुल जा। ओके, तो ये हो गया एंड ये हो गया, तो इसमें एज हो रहा है 13 15 16, फिर 13 है। ओके, फिर 16 है। ओके, फिर है 18। ओके, एंड फिर है 13। तो इस तरीके से यानी कि 1 2 3 4 चार है, 13 15 16 18, लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं जो रिजल्टेंट है इसमें डिस्टिंक्ट एज नहीं है, इसमें 13 दो बार है, तो डिस्टिंक्ट एज वाला पॉइंट तो नहीं सही है। ओके, देन जो है नेक्स्ट क्या कह रहा है, ऑप्शन है सेलेक्ट डिस्टिंक्ट एज। अच्छा, डिस्टिंक्ट एज एंड कंट्री, डिस्टिंक्ट एज और कंट्री ये दो मतलब साथ में होने चाहिए, मतलब ये इसमें 13 जर्मनी है लेकिन 13 ऑस्ट्रेलिया है, तो ये एक्सेप्टेबल है, क्योंकि डिस्टिंक्ट एज और कंट्री दोनों होने चाहिए, डिस्टिंक्ट होने चाहिए, तो मतलब सेम नहीं होना चाहिए, एज और कंट्री सेम नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर एज और कंट्री अलग अलग है। अच्छा, वो तो ठीक है, लेकिन फिर कह रहा है कि ऑर्डर बाय स्कोर डिसेंडिंग, स्कोर को डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि अगर हमारा 18 आयरलैंड कितना स्कोर है, देखिए 18 आयरलैंड का 56 है, और 13 ऑस्ट्रेलिया कितना है, 13 ऑस्ट्रेलिया का 70 है, तो अगर 56 पहले आ रहा है 70 बाद में आ रहा है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर, तो ये इसलिए ऑप्शन गलत हो गया। नेक्स्ट में कह रहा है सेलेक्ट डिस्टिंग्विश कंट्री फ्रॉम स्टूडेंट ऑर्डर बाय एज डिसेंडिंग, एज को डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाया है, और डिस्टिंक्ट एज कंट्री ये चलेगा, एज और कंट्री सारे डिस्टिंक्ट एंट्री हैं, और एज को इसने डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाया है, तो ये हम देख रहे हैं 18 16 15 13 30, तो ये वाला ऑप्शन सही है। वहाँ पर जो स्कोर को डिसेंडिंग ऑर्डर में बोला था, लेकिन वो सुटेबल नहीं हो रहा है, क्योंकि स्कोर असेंडिंग ऑर्डर में मिला, हमने पहला एंट्री देखा वो 56 था, और लास्ट एंट्री 70 था, तो वो अलग अलग थे, तो इसलिए ये सही नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं, इसके पहले मैं इसको मिटा दूं। ओके, ओके, तो ये क्या रहा है, फिगर है, टेबल वेदर रिपोर्ट है, बेस्ड ऑन द डेटा गिवन इन द टेबल इन फिगर 5 आइडेंटिफाई द एप्रोप्रिएट क्वेरी टू फाइंड द सिटी हैविंग मिनिमम रेनफॉल। मिनिमम रेनफॉल हमें बताना है, एक वेदर रिपोर्ट है जिसमें सिटी कोड है, सिटी है, स्टेट है, टेम्परेचर है, रेनफॉल। ओके, तो हमें सेलेक्ट करना है सही क्वेरी जो कि हमें मिनिमम रेनफॉल दे। पहला देखते हैं क्या कह रहा है, सेलेक्ट सिटी फ्रॉम वेदर रिपोर्ट हैविंग रेनफॉल इज इक्वल टू मिनिमम रेनफॉल। इसमें क्या गड़बड़ी है ये देखते हैं। देखिए इसमें गड़बड़ी, बहुत बड़ी गड़बड़ी है इसमें। जो हैविंग क्लॉज लगाया है, हैविंग क्लॉज का यूज समझ लिए कैसा होता है, हैविंग क्लॉज का यूज होता है वो ग्रुप डेटा को फिल्टर करने के लिए होता है। ठीक, ग्रुप डेटा को जैसे हम वेयर का क्लॉज का यूज करते हैं सिंगल डेटा पर फिल्टर करने के लिए, वहां पर सिंगल रो या सिंगल टपल या सिंगल एट्रीब्यूट पे होता है, लेकिन हैविंग क्लॉज जब यूज होगा तो एक ग्रुप डेटा पे होगा, यानी कि उसके पहले जो आना चाहिए ग्रुप बाई फंक्शन आना चाहिए, ग्रुप बाई फंक्शन होगा, उसके बाद हैविंग रेन आएगा। और जो ये
1 मिनट। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि ये जो होगा हैविंग होगा ग्रुप बाई के साथ यूज होगा। और ये जो मिनिमम वाला ये है एग्रीगेट फंक्शन है मिनिमम, ये सेलेक्ट क्लॉज में यूज होता है। यहाँ पे हैविंग के साथ में यूज नहीं होगा, सेलेक्ट क्लॉज के साथ यूज होता है एग्रीगेट फंक्शन। ये दोनों की जो है इस्तेमाल यहाँ पे गलत तरीके से हुआ है, इसलिए इसको हम सिरे से नकार देते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं, इसको डिलीट करते हैं और नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, सेलेक्ट सिटी। ओके, फ्रॉम वेदर रिपोर्ट। ओके, सेम वेयर रेनफॉल इज इक्वल टू मिनिमम लिखा है। तो यहाँ पे मैंने बताया कि जो एग्रीगेट फंक्शन मिनिमम है ये सेलेक्ट क्लॉज के साथ यूज होता है। ये वेयर रेनफॉल इज इक्वल टू मिनिमम सही वो सिंटेक्स नहीं है, ठीक है। थर्ड कह रहा है कि सेलेक्ट सिटी, T1 सिटी फ्रॉम वेदर रिपोर्ट एस T1 कॉमा वेदर रिपोर्ट एज T2, यानी T1 T2 दो इसमें सेल्फ वो करा रहा है, सेल्फ क्रॉस करा रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट। वेयर T1 रेनफॉल इज लेस देन T2 रेनफॉल। तो इसमें क्या रिजल्ट आएगा आपको बता दूं, T1 रेनफॉल इज लेस देन T2 रेनफॉल, मतलब कहीं पे अगर रेनफॉल 5 है, दूसरे यहाँ पर 6 है तो 5 भी आ जाएगा। अगर 6 है दूसरे यहाँ पर 7 है तो 6 भी आ जाएगा। मतलब वो सारे आ जाएंगे सिटी जहाँ पर रेनफॉल किसी जो है वो किसी न किसी से कम है। सिर्फ एक नहीं आएगा जो सबसे ग्रेटेस्ट होगा। सपोज अगर 50 रेनफॉल सबसे ग्रेटेस्ट है तो वो इसमें लिस्ट में नहीं आएगा, बाकी सारे आ जाएंगे टॉप मोस्ट को छोड़ के। तो ये क्वेरी भी गलत है। अगली क्वेरी को देखते हैं। अगली क्वेरी कह रहा है कि सेलेक्ट डिस्टिंक्ट सिटी, ओके, फ्रॉम वेदर रिपोर्ट। ओके, तो डिस्टिंक्ट सिटी सारे सेलेक्ट हो गए, एक्सेप्ट अब उसमें से क्या माइनस करना है, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट सिटी। ओके, डिस्टिंक्ट सिटी भी सेलेक्ट कर लिया, फ्रॉम वेदर रिपोर्ट एज T1 एंड वेदर रिपोर्ट एज T2। ओके, मतलब सेल्फ क्रॉस करा दिया। वेयर T1 रेनफॉल इज ग्रेटर देन T2 रेनफॉल। ओके, तो इसमें क्या आ जाएगा, T1 रेनफॉल इज ग्रेटर देन T2 रेनफॉल में जो वो सिटीज आएंगे जहां पर जो रेनफॉल है, जैसे मैंने पिछला एग्जांपल लिया था, अगर उसको हम ले आए वापस, 6 और 5 लिया था तो इसमें 6 आ जाएगा, और 6 एंड 7 है तो 7 इससे ग्रेटेस्ट है तो 7 आ जाएगा। मतलब इसमें जो ग्रेटेस्ट साइन है इसके जो है, जो वो रेनफॉल जो किसी न किसी से जिनका बड़ा है वो आ जाएगा। तो जो नहीं आएगा वो आएगा सबसे मिनिमम, जो सबसे मिनिमम वाले होगा। सपोज सबसे मिनिमम जो है 3 है, और 3 के इक्विवेलेंट कोई दूसरा भी है 3, मतलब 3 अगर कहीं का सिटी है रेनफॉल कोटा का है, और 3 अजमेर का है, सेम सेम अलग अलग सिटी के भी 3 आ रहे हैं, वो सारे सिटीज इसमें डिस्टिंक्ट सिटी में आ जाएंगे। तो सिर्फ मिनिमम वाले रेनफॉल को छोड़ के इसमें सारे आ जाएंगे। तो हमने इसमें सारे डिस्टिंक्ट सिटी सेलेक्ट कर लिए और फिर मिनिमम को छोड़ के बाकी सारे आ गए इसमें। उनको में से जब इसको माइनस कर देंगे तो इसमें जो बच जाएगा वो मिनिमम वाला ही बचेगा। तो इस तरीके से ये कोड जो है वो सही होता है क्वेरी का। डिस्टिंक्ट सिटी हमने सेलेक्ट कर लिया, फिर वो लिस्ट हमने बना ली जिसमें मिनिमम को छोड़ के सारे आ रहे हैं, ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन, सभी किसी न किसी से ग्रेटर होंगे, तो मिनिमम बच जाएगा। तो मिनिमम बच गया, उसमें से हम जो उसको माइनस कर देंगे, एक्सेप्ट कर देंगे, तो हमें इसमें जो होगा मिनिमम वाला मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, बेस्ड ऑन द डेटा गिवन इन द टेबल आइडेंटिफाई द आउटपुट फॉर द फॉलोइंग एसक्यूएल स्टेटमेंट। ओके, सेम टेबल को रिफर किया है। सेलेक्ट सिटी कोड फ्रॉम वेदर रिपोर्ट, ऑर्डर बाय स्टेट कॉमा सिटी। ओके, तो उसी टेबल में से हमें ऑर्डर करना है स्टेट कामा सिटी फ्रॉम वेदर रिपोर्ट से, और सिटी कोड सेलेक्ट करना है। तो स्टेट कामा सिटी का मतलब ये हो गया, हमें ऑर्डर बाय लगाना है, मतलब हमें असेंडिंग ऑर्डर में लगाना होगा। पहले स्टेट को लगाएंगे, फिर स्टेट के अंदर जो सिटी होगा उसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे। तो चलते हैं अपने टेबल के पास, पहले उनको हम ऑर्डर कर लेते हैं और उसके बाद हम सिटी कोड को सिलेक्ट करेंगे। ओके, तो ये थोड़ा सा छोटा अगर आपको दिख रहा है तो आप अपना रेफर कर लेना रियल डेटा को। हम मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। हमें ऑर्डर करना है, ऑर्डर में लगाना है स्टेट, फिर उसके अंदर सिटी। तो स्टेट हम देखते हैं क्या क्या है, अहमदाबाद है, चलो अहमदाबाद लिख लेते हैं, AH से है। फिर अजमेर है, AJ है। एंड अलीगढ़ है, AL है। फिर बेंगलुरु है, ओके, बेंगलुरु है। उसके बाद बेलेरी है, BEL।
इसमें हम अभी करेंगे, इसको ऑर्डर करेंगे। अभी हम लिख रहे हैं चेन्नई है, चेन्नई है, CH है चेन्नई, कोयम्बटूर है, CO है। ये तो सिटी है यार, हमें स्टेट पहले करना है, हम गलत कर रहे हैं। पहले हमें स्टेट को ऑर्डर करना है। रुको, फिर से हम गड़बड़ हो गए। ओके, तो हमें पहले स्टेट करना है। स्टेट क्या है? गुजरात है, ओके। राजस्थान, तो गुजरात से पहले क्या आएगा? जी से पहले, जी से पहले RKTKUR नहीं आएगा, तो गुजरात आएगा। ओके, तो अब गुजरात के जो सिटीज हैं उनको हम कर लेते हैं अरेंज। सिटी गुजरात के कौन कौन से हैं? अहमदाबाद हो गया, और गुजरात गुजरात जामनगर हो गया। तो अहमदाबाद पहले आएगा, फिर जामनगर आएगा। तो अहमदाबाद का कोड क्या है? वो है 1011, और जामनगर का है 1019। ठीक है, समझ में आ गया? स्टेट को किया हमने, स्टेट के अंदर सिटी कोड हमें लिखना है। एक्चुअली जो आउटपुट है सिटी कोड देना है, हमने सिटी को असेंडिंग ऑर्डर में लगाया। गुजरात के बाद क्या आएगा? जी के बाद आएगा GHIJK, कर्नाटका, कर्नाटका आएगा। ओके, तो कर्नाटका आ गया। कर्नाटका का सिटी कोड एक ही हमको लग रहा है, कर्नाटका दो है। तो कर्नाटका में है बेंगलुरु और बेलेरी। ओके, तो इसमें क्या, बेंगलुरु BEN है और BEL है, तो पहले क्या आएगा? BEL आएगा ना। BELMN, तो ये आएगा BEL। तो इसका कोड है 1015 और 1014। फिर आएगा 1015, देन 1014। ओके, तो कर्नाटका हो गया, और ये हो गया गुजरात हो गया। के के बाद क्या आएगा? सिटी स्टेट, KLMN, कोई है नहीं, MNOPQR, आर आएगा राजस्थान, और राजस्थान। ठीक है, तो राजस्थान के सिटीज हम देखते हैं। राजस्थान आएगा, तो राजस्थान के क्या क्या सिटी हैं? राजस्थान का है अजमेर, और है राजस्थान का कोटा। तो पहले अजमेर आएगा, अजमेर का कोड है 1012, एंड कोटा का कोड है 1020। ये हो गया, राजस्थान हो गया। देन राजस्थान के बाद RQRSTUV, नहीं है, टी होगा, टी तमिलनाडु। तमिलनाडु में आएगा चेन्नई और कोयम्बटूर है। तो तमिलनाडु में कौन सी सिटी पहले आएगी? चेन्नई आएगा पहले। चेन्नई का 1016 है, फिर उसका 1017 है, 1016 और 1017। तो टी हो गया। टी के बाद आएगा यू। अरे यार, कर्नाटका में हुबली भी था, हुबली हमने मिस कर दिया। देखो, कर्नाटका में ये हमने दो लिखा था, बेंगलुरु बेलेरी, उसके बाद हुबली है 1018, यानी कर्नाटका वाले में 1018 भी आएगा यहाँ पे। इसके बाद 1018 रहेगा। ठीक है, ये मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, 1018 रहेगा 14 के बाद। ओके, तो कर्नाटका हो गया। अब हम यूपी पे चले थे। यूपी का है अलीगढ़, ओनली अलीगढ़। तो यूपी का हो गया, अलीगढ़ का कोड है, अलीगढ़ का कोड है 1013, 1013। ये अलीगढ़ का कोड हो गया। अब सारे हो गए मुझे लग रहा है, यू के बाद सब हो गए। ठीक है, अब हम मैचिंग कर लेते हैं, इससे हमारा मैच कर रहा है। 1011-19 से शुरू होगा, लास्ट 1013 होगा। 1011 और 12 गलत है, 1011 और 19 से शुरू हो रहा है, और लास्ट में 1013 है। जो सेम सीक्वेंस है, देखिए, 15 14 18, 15 14 18, 12 20 16 17, 12 20 16 17 13। ठीक है, तो इस तरह से कोड मैच हो गया, बाकी नहीं मैच होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने से पहले इसको हमें मिटा देना चाहिए। क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू? ऑल सुपर कीज आर कैंडिडेट कीज। क्या सभी सुपर कीज होते हैं कैंडिडेट की होते हैं? कैंडिडेट की में हमें पता है कि एट्रीब्यूट्स जो होते हैं बिल्कुल ही डिफरेंट होते हैं। एक कैंडिडेट की का जो एट्रीब्यूट होता है दूसरे में नहीं होना चाहिए कॉमन, बिल्कुल डिस्टिंक्ट एट्रीब्यूट होते हैं कैंडिडेट की में। लेकिन सुपर कीज में जो होते हैं, एक जो होता है, ये हो सकता है रिपीट हो सकता है एट्रीब्यूट, क्योंकि हम A B एक सुपर की हो सकता है, और ABC भी एक सुपर की हो सकता है। तो इस तरीके से अगर दो हो गए कि AB और ABC, तो ये दोनों कैंडिडेट की के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें A और B कॉमन हो जा रहा है। तो इसलिए सुपर की जो होते हैं कैंडिडेट की नहीं होंगे। ओके, ऑल कैंडिडेट कीज आर सुपर की, यस, दैट्स द वे। कैंडिडेट की सुपर की हो सकता है, सही है। ये फॉरेन की कैन बी प्राइमरी की, बिल्कुल सही है।
ये सुपर कीज और प्राइमरी की नहीं 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 नहीं, क्योंकि सुपर कीज में हम जानते हैं बहुत सारी चीजें रिपीट होती हैं, प्राइमरी की में नहीं हो सकती, प्राइमरी की एक होता है, सुपर की बहुत होते हैं, तो ये नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंसीडर द टू रिलेशन एज सोन इन फिगर, रिलेशन 1 है, रिलेशन 2 है, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑपरेशन दैट रिजल्ट इन द आउटपुट शोन इन फिगर दिस। तो इस रिलेशन और इस रिलेशन से लेके ये रिलेशन बन गया, कौन सा रिलेशन है, कौन सा गठबंधन है कि इनसे मिलके ये बन गया है, यही हमें पता करना है। तो हम अपना दिमाग लगाएं, उससे पहले ऑप्शन देख लेते हैं और ऑप्शन के हिसाब से दिमाग लगाते हैं। पहला कह रहा है R1 क्रॉस R2, R1 और R2 का क्रॉस करेंगे तो ये मिलेगा, कतई नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें हम देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 जो है रो हैं, 7 टपल हैं, और इसमें 1 2 3 4 5 6 टपल हैं, 7 6 42 हो जाएगा, इसमें आउटपुट में 42 होना चाहिए कि इसमें और कम हो गया है, तो क्रॉस वाला तो नहीं। अब करा है R1 नेचुरल ज्वाइन R2, इसको समझते हैं। नेचुरल ज्वाइन को थोड़ा सा एक्सप्लेन ही कर देते हैं, हाँ? लगे हाथों। तो नेचुरल ज्वाइन होता क्या है, करता क्या है इसकी रूप गुण लक्षण, ये देखते हैं। तो जो होता है नेचुरल ज्वाइन, जो होता है नेचुरल ज्वाइन मैच करेगा कॉलम का नेम, कॉलम का नेम, दो टेबल में से कहेगा कॉलम का नेम बराबर होना चाहिए। कहने का मतलब सपोज दैट ये लड़का है बॉय और ये गर्ल है, दोनों की शादी की बात हो रही, तो पहले वो देखेगा नेचुरल ज्वाइन कि उनके टाइटल मैच होने चाहिए। सपोज दैट अगर ये पांडे है तो ये भी पांडे होने चाहिए, या पंडित है तो ये भी पंडित होना चाहिए, तो हम ज्वाइनिंग करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो इसमें कुछ है कॉमन, टाइटल इनका कॉमन है, टाइटल मतलब कोई भी कॉलम का नेम कॉमन होना चाहिए। इसमें देखिए ABCD है, इसमें B और D है, तो ये हम देख रहे हैं B और D जो है वो दोनों में कॉमन है, तो इनके टाइटल हो गए कॉमन। अब हम कहेंगे चलो इनका रिश्ता बनता है, लेकिन अब सपोज दैट ये, हाँ इसको हम समझ ऐसा समझ लेते हैं कि वो है एक ग्रुप मैरिज होता है बहुत जगह पे ना, कि बहुत लड़कों का बहुत लड़कियों से, तो ये समझ लो कि ये पूरा एक ग्रुप है और एक ग्रुप है, तो इसमें हमें मिल गया कि एक ग्रुप में कि हमें दो ऐसे कॉलम मिल गए जिसमें दो कॉलम के जो हैं लड़के जो हैं, और इन दो कॉलम की लड़कियों के जो हैं वो टाइटल मैच कर रहे हैं, ठीक है। तो एक ग्रुप में बहुत सारे लड़के हैं और इस ग्रुप में बहुत सारी लड़कियां हैं, तो अब क्या कहा कि ठीक है हमें ये टाइटल तो मैच हो गए, लेकिन हम इनके साथ साथ जो बहुत सारे और भी क्वालिटीज होती हैं इनके बीच में वो मैच करेंगे, और उससे जिसकी मैचिंग होगी उसको एक्सेप्ट करने। कहने का मतलब कि बी और डी में, बी और डी जो कॉलम है उसको आप ऐसे समझो, बी और डी कॉलम में जहां पे पूरी पूरी मैचिंग होगी दोनों एलिमेंट वाइज, जैसे इसमें B1 है और इसमें D1 है, तो इसमें भी B1 D1 है कहीं, देखिए ये है B1 और ये है D1, यहाँ मैच हो गया। तो अब हम इनके रो को एक साथ ले लेंगे, इनके रो को एक साथ ले लेंगे, तो क्या बन जाएगा, और ये रोज पूरे बनेंगे, यानी कि जो टपल्स होंगे वो तो टपल्स बोल रहा हूँ, ये एट्रीब्यूट जो होंगे वो ऐसे बनेंगे, A B C D इसके बन गए, और इसमें B और D कॉमन हो गए, तो B और D तो हो गया, अब E बचा तो E हो जाएगा ऐसे। तो ये बन जाएंगे एट्रीब्यूट्स, और इनकी जो वैल्यूज होंगी जिसमें जिसमें जिसका रो कॉमन मिला है वो मिला करके होगा, यानी कि ए का हो जाएगा A1, बी में है B1 और D1 हमें पहले से मिल चुका है जो कॉमन है। फिर C और E की जो वैल्यू होंगी इसके इसमें C2 होगी, और E वाली वैल्यू इसमें से लेंगे E1 ले लेंगे, तो ये बन गया। तो ये एक लाइन बन गई। फिर क्या करेगा, फिर अगला को देखेगा, अगला जो है अगला क्या कह रहा है, ऐसे था ना ये, ये वाली एंट्री हो गई हमारी, चलो ये वाली फर्स्ट वाली हुई है। सेकंड में क्या रहा है कि B2 और D1, B2 और D1 है कहीं, B2 और D1 यहाँ पे है, तो हम अब इसका मैचिंग करेंगे, B2 और D1 यहाँ पे है सेम, तो सेम यहाँ मैच करेंगे, तो ए हो जाएगा B2 और D1, हम पहले B और D की वैल्यू लिख लेते हैं, B2 और D1, बाकी ए की लिखेंगे A2, और सी की लिखेंगे इससे C4, और ई की यहाँ से E3 आ जाएगी। ओके, देखिए वही चीज आ रही है, A1 B1 C2 D1 E1, और फिर A2 B2 C4 D1 और E3, तो लाइक दैट, आप समझ गए आप। तो इसमें ये हो गई सेकंड रो। थर्ड रो में आप देखिए यहाँ पर B3 और D1 है, तो B3 D1 है कहीं पे, B3 और D1, तो B3 और D1, B3 और D1 है ही नहीं, तो ये एंट्री नहीं बनेगी, सेकंड हो गई, थर्ड भी नहीं बनेगी। फोर्थ है B1 और D2, B1 और D2 है, B1 और D2 नहीं है, तो ये भी नहीं बनेगी। अब ये B3 और D2, B3 और D2 है, B3 D3, B3 और D2, B नहीं B3 और D2, हाँ B3 और D2,
D1 है, B3 है और नहीं है, तो ये भी नहीं बनेगी अब। अच्छा, अब है B1 और D3, B1 और D3 है, B1 और D3 है, ठीक है, तो B1 और D3 हो जाएगा, इसकी एंट्री हो जाएगी। और नेक्स्ट में है B1 और D3 हो गया। अब है B2 और D3, B2 और D3 है, B2 और D3, B2 और D3 नहीं है, तो उसमें तो 3 ही रो मिल पाए हैं, 4 होने चाहिए ना। लास्ट वाला कौन सा है, लास्ट में है B1 और D3, B1 और D3 हमारा ये लास्ट आएगा, तो इसके पहले क्या था, B3 और D1, B3 और D1 कहाँ हमने छोड़ दिया, B3 और D1 कैसे छोड़ दिया हमें, नहीं नहीं, हाँ आउटपुट में आना चाहिए ना। देखो कौन कौन से होंगे, कॉलम जो सेम हो रहे हैं वो एक बार फिर से करते हैं, देखिए पहला है B1 D1, B1 D1, B1 इसको भी मिटाते हैं, B1 D1 कहाँ पे है, B1 D1 ये है, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट है B2 D1, B2 D1 है, B2 D1 है, ये हो गया, ओके। फिर है B3 D1, B3 D1 है, B3 D1 भी है, हमने B3 D1 मिस कर दिया था, ओके, B1 D3 कर दिया था, B1 D3 उसके पहले आ जाएगा B3 D1, ये B3 D1 हमने मिस कर दिया था। तो इस तरीके से ये 4 जो हैं वो आ जाएंगे टपल्स इसके साथ एंट्री मैचिंग करके, तो R1 नेचुरल ज्वाइन R2 सही, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट की बात किया जाए तो इसको डिलीट करते हैं और यहाँ पे आते हैं। नेक्स्ट वाली एंट्री में कह रहा है कि अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को समझेंगे कि R1 क्रॉस R2 का कर दिया इसने क्रॉस प्रोडक्ट, ओके। फिर कर दिया जहां पर R1 इज इक्वल टू R2 का जो है ये D वाला इक्वल हो रहा है, D की वैल्यू R1D इज इक्वल टू R2D हो रहा है, और इंटरसेक्शन B1 R1 का B1 B और R2 का B जहां पर इक्वल हो रहा है उसको हमें प्रेजेंट कर दो, सेलेक्ट उस रो को, ओके। तो कहने का मतलब ये कह रहा है कि जहां पर B और D दोनों के मैचिंग कर रहे हैं वो सारे रोज को प्रेजेंट कर दो। अच्छा, ओके ओके, लेकिन इसमें गड़बड़ ये हो जाएगा, इसमें अगर हम सिर्फ क्रॉस प्रोडक्ट से बी और डी की जहां मैचिंग हो रही है और उसको हम प्रेजेंट करेंगे, तो ये गड़बड़ ये होगा कि जैसे हमने यहाँ पे पूरी रो हम ले रहे थे, जैसे हम B1 और D1 के साथ यहाँ पे हमारा जो मैचिंग हो रहा है B1 D1, तो B1 D1 की मैचिंग के साथ हम जो है इसकी रो और इसके रो की वैल्यूज ले रहे थे, ठीक है। लेकिन ये मल्टीपल टाइम्स B1 D1 के जो है इसकी एंट्री जो होगी वो डिफरेंट रोज वैल्यू के साथ भी हो सकती है, हम्म तो हमें डिजायर्ड आउटपुट नहीं मिलेगा, क्योंकि जब हम इंटरसेक्शन करेंगे B1 D1 और इसका B बराबर हो, इसका D बराबर हो, तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग इसको कंपेयर कर रहा है ना, B और D, देखिए यहाँ पे कंपैरिजन क्या हो रहा है तो बताऊं, यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है कि इसका और इसका B मैचिंग होना चाहिए, यहाँ पर इसका B1 और इसका B1 मैचिंग होना चाहिए, ठीक है, और इसका D1 इसका D1 मैचिंग होना चाहिए, यानी कि D1 तो यहाँ भी मैचिंग हो रहा है और इसका मैचिंग हो रहा है, तो हम इस रो और इस रो का भी इंटरसेक्शन ले सकते हैं। तो ये एक साथ दोनों को मैचिंग नहीं कर रहा है, B1 D1 और B1 D1 एक साथ मैचिंग नहीं हो रहे हैं, ये B1 यहाँ B1 से भी हो सकता है, D1 यहाँ D1 से हो सकता है, तो इस तरह का जो कॉम्बिनेशन होगा वो हमें डिजायर्ड आउटपुट नहीं देगा। नेक्स्ट वाला जो कह रहा है इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी क्रॉस प्रोडक्ट हुआ है दोनों का, और पहले है सेलेक्ट ऑपरेशन है, उसके बाद प्रोजेक्ट ऑपरेशन। तो प्रोजेक्ट क्या कर रहा है, सेलेक्ट क्या कर रहा है, देखिए जो सेलेक्ट कर रहा है यहाँ पे R1 का B R2 का B और R1 का D R2 का D, ये दोनों बराबर हैं, ठीक है। इन दोनों को बराबर लेने के बाद जो यहाँ पर जितना यहाँ पर छोड़ दिया था उतना तक तो ले लिया, उसके बाद जब ये प्रोजेक्ट कर रहा है वहां पर A को पहले प्रोजेक्ट कर रहा है, फिर R1B जिसको हमने मैचिंग किया वो प्रेजेंट कर रहा है, फिर C प्रेजेंट कर रहा है, फिर R1 का D और फिर E। तो ये जो प्रोजेक्शन है एट्रीब्यूट्स का, इस हिसाब से इस रो में आएगा, इस सीक्वेंस में आएगा तो प्रोजेक्ट करेगा। तो यहाँ पर ये ऑप्शन सही होता है, ये जस्ट इक्वल टू नेचुरल ज्वाइन है, और यहाँ पर ये चीज मिसिंग था इसलिए यहाँ पर वो डिजायर्ड आउटपुट नहीं मिलेगा और यहाँ पे मिल जाएगा, क्योंकि नेचुरल ज्वाइन को ही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कर दिया है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सेलेक्ट ए टेबल डिपार्टमेंट दैट हैज सैलरी एज एन एट्रीब्यूट। ओके, एट्रीब्यूट सैलरी है। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग क्वेरी? सेलेक्ट सैलरी फ्रॉम डिपार्टमेंट वेयर सैलरी लाइक फंक्शन का यूज किया गया है परसेंटेज अंडर स्कोर के साथ में। तो इसमें क्या कह रहा है, थोड़ा मैं आपको लिख के बता दूं बड़े में। ये कह रहा है कि 30% 5 अंडर स्कोर 5 अंडर स्कोर के बाद परसेंटेज अंडर स्कोर। इसका मतलब कि ऐसी सैलरी जिसकी स्टार्टिंग 30 से हो, उसके बाद एनी नंबर्स ऑफ ये हो एंट्री, उसके बाद इसमें जो आए 5 के बाद एक एंट्री आनी चाहिए, उसके बाद कुछ भी हो सकता है, 1 या 2 4 भी हो सकते हैं, लेकिन लास्ट में एक एंट्री, यानी कि 5 के बाद मिनिमम 2 एंट्री होनी चाहिए और शुरुआत 30 से होना चाहिए सैलरी। देखें 30 से शुरुआत हो रहा है। ओके, लास्ट 5 है, जो 5 के बाद 2 एंट्री मिनिमम होनी चाहिए, वो है सही है। 30 शुरुआत हो रहा है, लास्ट जो है वो 5 यहाँ पे है, इस वाले 5 वाले ओके, तो लास्ट 5 हो गया। तो इसकी हम बात नहीं करें, लास्ट में 2 एंट्री कोई भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, लेकिन इस 5 को अगर हम पकड़ लें तो इसके बाद कम से कम 2 एंट्री है 30 और 5 भी 3 एंट्री हो गई, तो ये भी एक्सेप्टेबल है। लेकिन यहाँ पर देखिए 30 शुरुआत तो हो रहा है, लेकिन 5 के बाद सिर्फ एक एंट्री है, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। यहाँ भी 5 के बाद सिर्फ एक एंट्री है, ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है, तो ये नॉन एक्सेप्टेबल हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, कराइए सेलेक्ट करना है फिगर इन टेबल 8 और कुछ क्वेश्चंस हैं। देखिए इसमें सप्लायर्स है, सपनम एंड सपनेम है, सप्लायर का नंबर, सप्लायर का नेम, पार्ट्स है, पार्ट्स का नंबर है, सप्लायर का नंबर है, वो कौन से पार्ट्स को सप्लाई करते हैं, उनकी क्वांटिटी है, क्या कितनी क्वांटिटी सप्लाई करते हैं। तो क्वेश्चन क्या करें कि आइडेंटिफाई द एसक्यूएल स्टेटमेंट दैट फाइंड्स द नेम्स ऑफ सप्लायर। हमें सप्लायर का नेम चाहिए जो कि सप्लायर टेबल में है। हु सप्लाई पार्ट्स विद पार्ट नंबर 301 बट डू नॉट सप्लाई पार्ट्स विद पार्ट नंबर 304। तो हमें ऐसे सप्लायर का नाम चाहिए जो 301 पार्ट को सप्लाई करता हो, लेकिन 304 को नहीं करता हो। ओनली नहीं 301, 301 को करता हो एंड मे बी अदर पार्ट्स को भी कर सकता है, लेकिन 304 को नहीं करता हो। तो ऑप्शन देखते हैं, वहां से पकड़ने की कोशिश करते हैं। पहला कह रहा है सेलेक्ट सपनेम। ओके, फ्रॉम सप्लायर एंड पार्ट्स। सप्लायर और पार्ट्स का क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया, उसमें से सपनेम को इसने बोला है सेलेक्ट कर लो। ओके, वेयर एच सपनेम इज इक्वल टू पी सपनम, पी एस सपनम इज इक्वल टू पी सपनम एंड पार्ट नम इज इक्वल टू 301 एंड पार्ट नम इज नॉट इक्वल टू 304। तो क्या गड़बड़ है इसमें? देखिए बिल्कुल आपको लगेगा कि सही कह रहा है, सपनम को सेलेक्ट कर लो, क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया, और यहाँ पर उनके सप्लाई नंबर जो है एस और पी के बराबर हो, उन रोज को ले लो और उसमें मैचिंग कर लो कि 301 होना चाहिए और 304 नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर सिंटैक्स एरर है गाइस। हाँ, तो मैं आपको बताऊँ यहाँ पर सिंटैक्स एरर है। सिंटैक्स एरर क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो ये इनइक्वालिटी है 304 के लिए, ये वाली इनइक्वालिटी, ये इनइक्वालिटी जो होती है वो यूज होगी जो एट्रीब्यूट्स पे, वो एट्रीब्यूट्स जो है ये जो है वो आनी चाहिए, यहाँ पे आने चाहिए, सेलेक्ट क्लॉज के साथ होनी चाहिए। ये इनइक्वालिटी तब होगी जब वो सेलेक्ट क्लॉज के साथ होनी चाहिए। तो मैं वही कह रहा था कि ये जो इनइक्वालिटी है, ये वाली इनइक्वालिटी ये यूज होती है वेयर क्लॉज के साथ में, जस्ट वेयर के साथ लगेगी, ऐसे कंडीशन लंबे कंडीशन में नहीं लगेगी, वेयर के साथ जस्ट आएगी एक इनइक्वालिटी, और इसमें जो दोनों ये एट्रीब्यूट्स होंगे ये सेलेक्ट क्लास में इनका नाम होना चाहिए। इस तरह का ये सिंटैक्स एरर है, इस तरह की इनइक्वालिटी ऐसे यूज नहीं हो सकती, इसलिए ये गलत है। नेक्स्ट वाले में भी सेम चीज किया गया है, ये भी गलत हो गया। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं क्या है प्रॉब्लम नेक्स्ट ऑप्शन में। ओके, इनको डिलीट करके यहाँ चलते हैं नेक्स्ट थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन में। थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन में देखिए इस तरह की इनइक्वालिटी का इस्तेमाल नहीं किया गया है, लेकिन कोड क्या है, कह रहा है कि सेलेक्ट सबनेम फ्रॉम सप्लायर एंड पार्ट पी वेयर एस नेम इज इक्वल टू पी सबनेम, एस सबनेम पी सबनेम बराबर हो एंड पार्ट नंबर जो है 301 हो। 301 को ले लिया, फिर एक्सेप्ट करके फिर वही कोड करके उसमें पार्ट नंबर इज इक्वल टू 304 कर दिया। मतलब 301 वाले पार्ट नंबर वाले का सबनेम सेलेक्ट कर लिया, उसमें से 304 वाले को हटा दिया, तो ओनली 301 वाला बच जाएगा। तो ये इस तरह से ये कोड सही होता है। एक्सेप्ट क्लास का यूज किया गया है
दैट वो माइनस करने का काम करता है। एंड यहाँ पर अगले वाले में इंटरसेक्ट का यूज किया गया है, जो कि बिल्कुल ही लॉजिकली ही गलत है। इंटरसेक्ट का मतलब जो दोनों में कॉमन 301 भी और 304 हो, इसलिए ये ऑप्शन गलत होता है, तो ये ऑप्शन सही होगा। आई गेस आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 10th क्वेश्चन है, let subnum be the primary key of the table supplier and part num and subnum is the primary key of the table parts. Okay, consider the SQL query given below. hmm? How many rows will be returned? तो क्वेरी क्या कह रहा है कि select as subnum and sum of part quantity, मतलब हमें जो है इनका प्रोडक्ट किया गया हो, सप्लायर और पार्ट्स जो दोनों टेबल हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, और उसमें से हमें चाहिए सपनम चाहिए, मतलब नंबर चाहिए सप्लायर का, और सम चाहिए पार्ट, उनकी जो क्वांटिटी है उनका टोटल चाहिए दूसरे एट्रीब्यूट्स में। लेकिन हमें तो मतलब है रोज से ना, हाउ मेनी रोज विल बी प्रोड्यूस्ड, तो हमें इसके सम से ही मतलब है। हमें मतलब रोज कहने का मतलब कि कितने जो होंगे वो, और फिर क्या कह रहा है कि सप्लायर वेयर पी पार्ट क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 30 एंड एस सपनेम इज इक्वल टू पी सपनेम, मतलब दोनों में सप्लायर नंबर मैच होना चाहिए और उनका जो क्वांटिटी वो 30 से ज्यादा होता है, तो ग्रुप बाई सपनेम, मतलब कि सप्लायर के नंबर से ग्रुपिंग करनी है। तो इसका मतलब हो गया कि जब हम ग्रुपिंग करेंगे तो हमें जो आउटपुट में सप्लायर नंबर मिलेगा वो डिस्टिंक्ट सप्लायर नंबर मिलेगा, अलग अलग सप्लायर्स के नंबर मिलेंगे। ओके, और उनमें क्या और क्वालिटी होगी, दोनों का टेबल में क्रॉस प्रोडक्ट का मैच कर लिया, यानी कि दोनों टेबल में से हम मैचिंग वाले ही ले रहे हैं, यानी कि उनकी जो क्वांटिटी है दैट इज ग्रेटर देन 30। तो हमने ग्रेटर देन 30 क्वांटिटी जो सप्लाई कर रहे हैं ऐसे सप्लायर्स की ग्रुप बना लिया, और ग्रुप करके उनको हमें आउटपुट देना है, उनका नंबर देना आउटपुट, और उनकी जो क्वांटिटी का टोटल कर देंगे, जो 30 से ज़्यादा है उनको टोटल कर देंगे। तो टोटल कर देंगे, लेकिन हमें पूछ रहा है रोज कितने होंगे, मतलब ऐसे कितने सप्लायर होंगे जो अब 30 से ज़्यादा क्वांटिटी को सप्लाई कर रहे हैं, हमें मेनली वो जानना है रोज काउंटिंग के लिए। तो देख लेते हैं, ये हमारा टेबल है और हमारे सप्लायर्स हैं ये हम देख लेते हैं। पहले 30 से ज़्यादा क्वांटिटी कौन कौन सप्लाई कर रहा है उसको मार्क कर लेते हैं। ये सप्लाई हो रही है 30 से ज़्यादा, ये हो रहा है, ये हो रहा है, 35 भी चलेगा, 40 भी चलेगा। तो हमारे 1 2 3 4 5 लाइनें आ गई, जबकि हमारे पास सप्लायर हैं 1 2 3 4 ही सप्लायर है। तो हमको ग्रुप करके ये डिस्टिंक्ट वाला नाम लेना है हमें। ग्रुपिंग करने के बाद मतलब डिस्टिंक्ट नाम ऐसे नाम लेंगे सप्लाई पार्ट्स जो सप्लायर पे जो 30 ज़्यादा करते हैं, यानी कि यहाँ पर देखिए 101 है, 101, तो 101 और कहीं आ रहा है तो उसको हम राउंड कर लें, 101 नहीं आ रहा है तो 101 हो गया, मतलब 1001 हो गया सप्लायर। दूसरा है 1002, 1002 को हमने लिख लिया। तीसरा है 1003, ये भी लिख लिया। फिर है 1002 जो कि हमें ऑलरेडी ले चुके हैं, तो हम फिर से नहीं लिखेंगे। 1003 जिसको हम ले चुके हैं, इनकी क्वांटिटी को सम कर देगा जो 30 ज़्यादा कर रहे हैं। 1001 में कौन कौन से आ गए, 1001 में 32 आ गया, एंड 1001 में और कोई नहीं है। 1000 फिर 2 में क्या क्या आ गए, 41 आ गया, एंड 1002 में 35 आ गया। तो 41 और 35 को ऐड कर देगा तो ये हो जाएगा 76, और 1001 के साथ हो जाएगा 32, और 1003 में 36 और 40, ये भी हो जाएगा 76, 36 और 40 हो जाएगा 76, और 1002 का है 35 और 41, 41 और 35, ये भी हो गया 76। तो ये आएंगे 3 रो जो होंगे हमारे आउटपुट में आएंगे, जिनके पार्ट क्वांटिटी को सम कर दिया जाएगा और इनका सप्लायर नंबर लिख लेंगे। तो यहाँ पर हम चलते हैं नीचे देखते हैं, तो ये आंसर हाउ मेनी रोज, 3 रोज होंगे, और यही हमें आउटपुट में देना है सप्लाई नंबर एंड सम ऑफ पार्ट क्वांटिटी ऑफ पार्ट क्वांटिटी का जो है सम देना है, जो कि 30 से ज़्यादा सप्लाई करते हैं। तो हमारे रोज होंगे 3, और यहाँ पर ये ग्रेडेड असाइनमेंट खत्म होता है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद बने रहने के लिए, और सपोर्ट करिए। हम जल्दी और वीडियोज़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम जल्दी जल्दी टाइमली और वीडियोज़ दे पाएँ। ठीक है, थैंक यू।